दोस्तों जय हिंद। स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है और आज के सेशन में बेटा हम करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही मज़ा आएगा यहाँ पर। तो इस सेशन में आपको क्या पढ़ाऊंगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है, डाइजेशन का मतलब क्या होता है, और जब हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन किस किस चीज़ का होता है। तो इसलिए मैं पहले फूड पढ़ाऊंगा आपको कि फूड में क्या क्या चीज़ें होती है और फूड में किस किस चीज़ का डाइजेशन होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ सलाइवा पढ़ेंगे, टंग टेस्ट एंड बर्ड्स पढ़ेंगे, ईसोफेगस पढ़ेंगे एंड देन स्टमक पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही मज़ा आएगा। सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो डाइजेशन का मतलब है कि बेटा जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपलर फूड में कन्वर्ट कर देना, इट इज़ कॉल्ड डाइजेशन। उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम डाइजेशन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डाइजेशन कहते हैं। तो अगर मैं डाइजेशन की बात करूं, ठीक है, तो हमने क्या देखा भाई, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर में कन्वर्ट कर देना। अब हमें यह पता लगाना होगा कि फूड के अंदर क्या चीज कॉम्प्लेक्स है और क्या चीज सिंपल है, ये चीज हमें पता लगाना होगा। तो फूड के अंदर, भोजन के अंदर क्या चीज बेटा कॉम्प्लेक्स है और क्या चीज सिंपल है, क्या चीज कॉम्प्लेक्स है और क्या चीज बेटा सिंपल है ना। तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूं कि कॉम्प्लेक्स क्या क्या चीज़ें हैं, जटिल क्या क्या चीज़ें हैं, तो फूड के अंदर बेटा दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, है ना। याद रखेंगे, पहले स्टार्ट करते हैं। फूड के अंदर दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक होता है माइक्रो सबस्टांस और एक होता है मैक्रो। तो एक मैक्रो सबस्टांसेस होते हैं फूड में और एक होता है माइक्रो सबस्टांस। इनका नाम मैक्रो और माइक्रो क्यों पड़ा? मैक्रो मतलब थोड़ा बड़ा होता है, माइक्रो मतलब छोटा होता है। तो मैक्रो सबस्टांस वो होते हैं जिनको हमारी बॉडी को ज़्यादा नीड होती है, मतलब भर भर के शरीर में जिनकी आवश्यकता है वो मैक्रो है, और जिनकी थोड़ी बहुत आवश्यकता है वो माइक्रो है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी हैं, शरीर के लिए जरूरी बेटा ये भी है, ये भी बात याद रखना। तो मैक्रो सबस्टांसेस क्या होते हैं? मैक्रो सबस्टांस आर दो सबस्टांस, है ना, जो कि हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए और जो हम ज़्यादा मात्रा में लेंगे वही हमें एनर्जी देंगे। तो मैक्रो सबस्टांस तीन ही होते हैं, सीपीएफ। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीन ही मैक्रो सबस्टांस होते हैं। और माइक्रो सबस्टांस बेटा दो होते हैं, कौन कौन से? ठीक है, माइक्रो सबस्टांस दो होते हैं, कौन कौन से बेटा? विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द माइक्रो सबस्टांस। तो माइक्रो सबस्टांस हमें कम मात्रा में चाहिए। ऐसा नहीं कि 500 ग्राम विटामिन खा लिए, 500 ग्राम मिनरल्स खा लिए, ऐसा नहीं है ना। अब आयरन खाना तो ऐसा नहीं तो आयरन कील उठा के खा जाओगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। आयरन की गोली खाओगे, है ना, या आयरन जिसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है वो हम खाएंगे, ठीक है। लेकिन मैक्रो सबस्टांस हमें ज़्यादा चाहिए है क्योंकि इसकी शरीर में ज़्यादा नीड है। क्यों ज़्यादा नीड है? बिकॉज इट प्रोवाइड्स द एनर्जी। मैक्रो सबस्टांस ही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मैं बोल पा रहा हूँ, मैं पढ़ा पा रहा हूँ, तुम दौड़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, हमारी मसल्स बन रही हैं, ये किसकी वजह से है? ऑल ड्यू टू द मैक्रो सबस्टांस, बिकॉज दे हैव द एनर्जी। इसके अंदर एनर्जी होती है। एंड माइक्रो सबस्टांस इट हैज नॉट एनी एनर्जी, है ना। इट इज नेसेसरी फॉर हार्मोनल एक्टिविटीज, फॉर एंजाइम्स एक्टिविटीज। जो भी हमारे शरीर में किसी चीज को रिपेयर करना होता है ना, वो माइक्रो सबस्टांसेस होते हैं, है ना। जैसे हम घर बनाते हैं भाई, तो घर बनाते हैं तो दो ईंट है ना, दो ईंट के बीच में सीमेंट थोड़ा सा डालते हैं ना, ऐसा नहीं बोरी भर के सीमेंट डालते, थोड़ा थोड़ा सीमेंट डालते, ऐसी ईंट जुड़ती चली जाती है। तो बस वही काम है, समझ लो, ये ईंट है और ये सीमेंट है, ऐसे समझ लो बेटा, ठीक है। तो मैक्रो सबस्टांस गिव्स अस एनर्जी, यहां से एनर्जी मिलती है भाई, है ना, और यहां से कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है, यहां से कोई भी ऊर्जा हमें नहीं मिलता, ये ऊर्जा देते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा ऐसे तो देंगे नहीं, कोयला ला के रख दो तो ऐसा थोड़ी ना उसमें आग निकलने लगी, उसे जलाना पड़ेगा ना, उसे तोड़ना पड़ेगा। तो हम फूड के अंदर क्या चीज का डाइजेशन होता है? फूड के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैक्रो का डाइजेशन होता है, क्योंकि मैक्रो सबस्टांस जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जटिल रूप में। मैक्रो सबस्टांस जो होते हैं बेटा वो जटिल रूप में होते हैं, और माइक्रो सबस्टांस जो होते हैं वो सिंपलर फॉर्म में होते हैं। जैसे मल्टीविटामिन की गोली खाते हैं, विटामिन सी की गोली खाते हैं, तो ऐसा नहीं ना गोली जाएगी फिर पचेगी फिर वहां से विटामिन मिलेंगे, नहीं, वो डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। कोई भी दवाई हम खाते हो सिंपलर फॉर्म में होती है, वो डायरेक्ट जाके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। तो माइक्रो सबस्टांस सिंपलर फॉर्म में होते हैं, मैक्रो सबस्टांस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, जटिल फॉर्म में होते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि डाइजेशन बेटा किसका होगा?
कॉम्प्लेक्स फूड का होगा और सिंपलर होने के लिए होगा। ठीक है, तो जब कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपलर में डाइजेशन होता है, सिंपलर फूड बनता है, तो क्या होता है उस चीज को जरा देखते हैं। तो जब भी आगे सब याद रखना, कॉम्प्लेक्स फूड तुम्हें बोला जाए तो तुम्हारे दिमाग में 3 नाम आने चाहिए भैया। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये 3 नाम आने चाहिए। ठीक है, सो इफ यू टॉक अबाउट द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, तो बेटा ये 3 नाम है हमारे पास। CPF कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट वन इज प्रोटीन एंड नेक्स्ट वन इज फैट। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स अवस्था में, वहां मान लो बेटा ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, दिस इज कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कॉम्प्लेक्स फॉर्म का सिंपलर फॉर्म में बदलना ही क्या होता है? डाइजेशन होता है। हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि रट लिया, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है उस चीज को समझना मेन मोटिव है। तो कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपलर फॉर्म में बदलना ही क्या होता है? डाइजेशन होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जब सिंपल फॉर्म में बदलता है बेटा, प्रोटीन जब सिंपल फॉर्म में बदलता है, तो जब ये बेटा सिंपल फॉर्म में बदलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की सिंपलर फॉर्म क्या होती है? वेरी गुड, ग्लूकोज। प्रोटीन की सिंपलर फॉर्म क्या होती है? अमीनो एसिड। एंड फैट की सिंपलर फॉर्म क्या होती है? फैटी एसिड। क्या होती है भाई? फैटी एसिड। ठीक है, सो दीज आर द सिंपलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ठीक है, तो आप समझ गए होगे कि डाइजेशन का क्या मतलब है, ये मतलब समझाया। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा हमें बस यही पढ़ना होता है कि भैया कार्बोहाइड्रेट कहाँ पचेगा, कौन सा एंजाइम पचाएगा, कितना पचाएगा। इसी तरह से प्रोटीन कहाँ पचेगा, कौन सा एंजाइम पचाएगा, कितना पचेगा। तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ नहीं है, बस यही पढ़ना है, ये ऑर्गन ऐसे खाना जाएगा, यहाँ पे ये एंजाइम निकलेंगे, इसको पचा देंगे। ठीक है, कहीं भी विटामिन और मिनरल्स का नाम आप पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं समझोगे, नहीं सुनोगे। उसका एक अलग टॉपिक है, विटामिन अलग है, मिनरल्स अलग है। तो विटामिन और मिनरल का एक अलग टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, पहले हम डाइजेशन पढ़ लेते हैं, तो ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए होगे कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझ गए होगे बेटा। सो हम स्टार्ट करते हैं चीजों को। तो फूड है हमारा, भोजन है। तो फूड में बेटा 2 सब्सटेंस होते हैं, एक मैक्रो होता है, एक माइक्रो होता है। माइक्रो होता है, तो जो मैक्रो सब्सटेंस होता है, पहले मैक्रो के बारे में पढ़ते हैं। मैक्रो सब्सटेंस में क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट पर ग्राम में कितनी कैलोरी एनर्जी देता है? 4.2 कैलोरी एनर्जी देता है ना। प्रोटीन जो है पर ग्राम में 4 कैलोरी एनर्जी देता है, और फैट जो है पर ग्राम में 9 कैलोरी एनर्जी देता है ना। इतनी एनर्जी इसमें होती है। लेकिन क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा एनर्जी हमारे शरीर को कौन देता है? वो है कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज्यादा, क्योंकि तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है, तुरंत मतलब इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, तुरंत ग्लूकोज में बदल जाता है। फैट में एनर्जी ज्यादा होती तो है, लेकिन ज्यादा देता नहीं है, क्योंकि इसको डाइजेशन में टाइम लगता है। ठीक है, तो इसकी एनर्जी ऐसा नहीं काम नहीं है, काम आती है भाई, है ना। ये इट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का स्टोरेज फॉर्म है। मान लो तुम 2 दिन फास्ट हो, भूखे हो, तो तुम्हारा फैट क्या होगा? टूटेगा। ठीक है, वहां से आपको एनर्जी मिलेगा। जैसे कोई मोटा हो गया, वो डाइटिंग करेगा, तो डाइटिंग करेगा मतलब खाना नहीं खाएगा, खाना कम खाएगा, तो खाना कम खाएगा तो उसे एनर्जी नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो उसके अंदर जो चर्बी जमा है भैया वो टूटेगी। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या बेटा? इंस्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, खाना खाते ही तुरंत एनर्जी, है ना। बीमार हो गए, खाना नहीं खाया जा रहा, इंस्टेंट फॉर्म है, डॉक्टर ने ग्लूकोज चढ़ा दिया भैया, तुरंत एनर्जी मिल गई, लो जी। ठीक है, तो इसीलिए तुरंत ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। प्रोटीन को नहीं चढ़ाते, फैट को नहीं चढ़ाते, ग्लूकोज क्यों चढ़ाते? बिकॉज इट इज द इंस्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, तुरंत ब्लड में डिजोल्व होता है, तुरंत एनर्जी देता है। तो इंस्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर एनर्जी। ये प्रोटीन की जो पर ग्राम से 4 कैलोरी मिल रही है भाई, ये हम यूज नहीं करते। यूज करने का मतलब ऐसे यूज नहीं करते, ये बोलने में, दौड़ने में ऐसे यूज कर रहे हैं। इसका यूज सिर्फ बॉडी के सेल्स को रिपेयर करने में, बॉडी के सेल्स को मजबूत करने में, मांसपेशियों को हार्ड करने में होता है। ठीक है, जैसे प्रोटीन की जो एनर्जी है बेटा कहाँ कहाँ जाती है? डीएनए बनाने में, एंजाइम बनाने में, हार्मोन्स बनाने, क्योंकि दे ऑल आर मेड बाय द प्रोटीन्स यार। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट द फैट, फैट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब जब भूखा रहोगे तो फैट की एनर्जी टूटेगी और हमें मिलेगी, सिंपल सी बात है। इफ यू टॉक अबाउट द माइक्रो सब्सटेंसेस, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, सिंपलर फॉर्म में होते हैं बेटा, इनका डाइजेशन नहीं होता है। जिसका डाइजेशन नहीं होगा उससे एनर्जी नहीं मिलेगी, तो इनसे कभी भी एनर्जी हमें नहीं मिलती है। ठीक है, इनका काम क्या होता है? ग्रोथ ऑफ द बॉडी, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन अवर बॉडी, ये इनका काम होता है। तो हम फूड का मतलब समझ गए कि फूड क्या होता है, ये सारी चीजें समझ गए। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर हम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना कैसे कैसे जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है ना। एक तो एलिमेंट्री कैनाल है, मतलब खाना जहाँ से होके गुजरेगा,
और एक है ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ग्रंथियां यूज होंगी। तो अगर मैं बात करूं एलिमेंट्री कैनाल की, एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल को कहते हैं, मतलब खाना कहाँ कहाँ से होकर नीचे तक, जहां से बिना पचा हुआ खाना बाहर निकलता है, जहां से आपकी जो पोटी का रास्ता है वहां तक, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसे एनएस कहा जाता है वैसे तो, ठीक है। तो ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ना बेटा 9 मीटर लॉन्ग होते हैं, 9 मीटर लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, अलॉन्ग 30 फीट के अराउंड होती है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल में जो अंग हैं, मतलब जहां जहां से खाना होके जा रहा है ना, ये सीक्वेंस में याद होनी चाहिए, याद रखना है बात। तो पहले माउथ कैविटी में, मतलब मुंह में खाना जाता है ना, फिर फेरिंग्स में जाता है, फिर लैरिंग्स, लैरिंग्स तो हवा वाला हो गया, फिर ईसोफेगस, इसको बेटा फूड पाइप भी बोलते हैं, भोजन नलिका, फूड पाइप में, ठीक है। इसके बाद स्टमक में जाता है, स्टमक में जाता है, ठीक है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, फिर रेक्टम में जाता है, और फिर एनस में जाता है। ऐसे खाना पूरा चला गया। ये पूरा 9 मीटर लॉन्ग होती है। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? वो है छोटी आंत, इट इज अराउंड 6 मीटर। तो आप पूछोगे सर बड़ी आंत कितनी है? तो इट इज अराउंड 1.5 मीटर, 1.5 मीटर है बड़ी आंत, याद रखेंगे बात। डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है बेटा? जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। ग्लैंड्स का काम क्या होता है? ग्लैंड्स भैया या तो हार्मोन निकालेगी या एंजाइम निकालेगी, दो काम होंगे ग्लैंड्स का, और कोई काम नहीं है, या तो हार्मोन या फिर एंजाइम, ठीक है। हाँ, कुछ ग्लैंड्स ऐसी हैं जिनमें जो ना तो हार्मोन निकालती है ना एंजाइम निकालती हैं, फिर भी वो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो एसोसिएटेड होती हैं, ठीक है। तो जैसे जो ग्लैंड बेटा एंजाइम निकालती हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, और जो ग्लैंड हार्मोन निकालती है वो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, याद रखेंगे। बस ये बात मैं बता दे रहा हूँ ऑर्डरली, नहीं तो मैं ग्लैंड पढ़ाने लगा तो टॉपिक अलग हो जाएगा, हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो जो ग्लैंड क्या निकालती हैं? एंजाइम, वो एक्सोक्राइन होती हैं, एक्सोक्राइन। जो हार्मोन निकालती हूँ क्या होती है? एंडोक्राइन। और जो दोनों निकालती हूँ क्या होती है? मिक्स ग्लैंड, ठीक है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम की ग्लैंड होती हैं वो जनरली एंजाइम ही निकालती हैं, क्योंकि एंजाइम का काम होता है पचाना, ब्रेक डाउन करना, ये एंजाइम का काम है। तो जनरली वो कैसी ग्लैंड होती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड ही होती हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा? सलाइवरी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हमारे स्टमक में होता है, लीवर है, और पैंक्रियाज है। लीवर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। दिस वन, दिस इज द लीवर, ठीक है बेटा। सो दिस वन, तो इट इज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है, जो मैं रेड कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका ईसोफेगस हो गया, ईसोफेगस से खाना स्टमक में आएगा, स्टमक से खाना ऐसे होता हुआ जाएगा दिस वन। फिर ये पाइप जो पीछे से यहाँ से निकलती है, यहाँ से, ये छोटी आंत है, पूरा ऐसे ऐसे घुमा 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 घुमा। फिर ये पाइप जो है बेटा, ये मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये पाइप यहाँ पे मिलती है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन जो बाहर वाला, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ऐसे घुमा ऐसे घुमा ऐसे घुमा ऐसे घुमा ऐसे घुमा ऐसे घुमा ऐसे निकल गया। तो जो आउटलाइनिंग पार्ट है खाना वहीं से होके जाता है। तो इट इज स्टार्ट फ्रॉम द माउथ या बकल कैविटी, माउथ कैविटी, एंड एंड एट द एनस। एनस से जो बिना पचा हुआ खाना है वो बाहर निकल जाता है भैया, पोटी के रास्ते बाहर निकल जाता है, तो दिस इज एनस। तो सबसे लंबा भाग है ये कॉइल वाला पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबा भाग है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर है और ये लगभग 6 मीटर होता है, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए। तो ये भी बात समझ लो, हमारा खाना लीवर या पैंक्रियाज में नहीं जाता है ना, डायरेक्टली खाना नहीं जाता है। हाँ, कुछ उसकी चीज़ें जरूर एब्जॉर्ब होती हैं, वो बात अलग है, ठीक है। सो दिस वन। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि हमारा खाना सबसे पहले कहाँ गया बेटा? माउथ कैविटी में। माउथ कैविटी में खाना गया है, तो जिस सीक्वेंस में खाना जा रहा है हम उसी सीक्वेंस में चीज़ें पढ़ते जाएंगे। जैसे माउथ कैविटी है, माउथ कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, तो उसके साथ सलाइवरी ग्लैंड भी पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो माउथ कैविटी में बेटा खाना जाता है, माउथ कैविटी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ कितनी होती है? 3, टोटल 3 लार ग्रंथियाँ होती हैं। एक पैराइटल ग्लैंड होती है, दूसरा होती है, और देखो एक ग्लैंड ऊपर होती है, लार ग्रंथि टोटल 3 होती है, एक ऊपर होती है और 2 नीचे होती है, यहाँ पर 2 होती है। तो ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं, ऊपर वाले को हम पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। और 2 यहाँ पे नीचे होती हैं, कौन कौन सी? एक होती है सब मैंडिबुलर और एक होती है सबलिंगुअल। सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ऐसे देखो यहाँ पे पैरोटिड, यहाँ पे सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर, और ये सबलिंगुअल है, सबलिंगुअल ग्लैंड है ना। तो मेन सलाइवरी ग्लैंड है पैरोटिड। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड है पैरोटिड। किस सलाइवरी ग्लैंड में सूजन होने से मम्स रोग होता? मम्स एक रोग होता, मम्स। तो मम्स डिसीज जो है वो पैरोटिड ग्लैंड में सूजन होने की वजह से होता है, याद रखेंगे, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सलाइवरी ग्लैंड जो है वो क्या छोड़ता है? एक सलाइवा छोड़ता है। सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि क्या छोड़ेगी भाई? सलाइवा छोड़ेगी,
है ना। जैसे टीचर क्या करेगा, पढ़ाएगा, तो लार ग्रंथि का छोड़ के सलाइवा, सलाइवा को बेटा अमाइलेज भी कहते हैं, अमाइलेज भी कहते हैं। तो सलाइवा का पीएच कितना होता है बेटा 6.4, मतलब सलाइवा हमारा कैसा है, एसिडिक है, याद रखेंगे एसिडिक है, ठीक है। तो इस सलाइवा में बेटा दो एंजाइम होते हैं, सलाइवा में हमारे दो एंजाइम होते हैं, एक तो टाइलिन और एक होता है लाइजोजाइम, है ना, टाइलिन और लाइजोजाइम। ये आप सोचोगे मैं बोल टाइलिन और आगे पी भी है, पी साइलेंट है। तो टाइलिन का काम क्या है, जो खाने में स्टार्च है वो उसको कन्वर्ट कर देती है किसमें, माल्टोज में। अब स्टार्च क्या है, स्टार्च इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर क्वेश्चन है खाने में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है, तो आप कहोगे स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हो स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड शुगर है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इसको कन्वर्ट किस में कर देता, माल्टोज। अब यही आप कहोगे सर ये कन्वर्जन ग्लूकोज को नहीं बदला, आपने ग्लूकोज बताया था सिंपलर फॉर्म, तो सिंपलर फॉर्म नहीं है ना। सारा खाना अगर, सारा कार्बोहाइड्रेट अगर मुंह में पच जाएगा तो अंदर के आंतों का क्या काम है, ठीक है, उसका भी तो काम होगा बेटा। तो ये स्टार्च जो है ये पॉलीसैकेराइड है, पॉली है, और ये माल्टोज जो है बेटा डाइसैकेराइड है, डाई। सैकेराइड शब्द जो है वो कार्बोहाइड्रेट से संबंधित होता है। लाइजोजाइम क्या है, जो हमने खाना चाव से खाया, मौज में खाया भैया, उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह उसको मारने का काम है, इसलिए कहते हैं खाने को चबा के खाना चाहिए। जितना ज़्यादा सलाइवा उसमें मिक्स होगा उतना ज़्यादा खाना पचेगा भी, और उतना ज़्यादा उसमें बैक्टीरिया जो होंगे किल भी हो जाएंगे। तो लाइजोजाइम जो है, जो भी बैक्टीरिया भैया उसको मारने का काम करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द माउथ कैविटी बेटा, है ना। इसके बाद अगर हम सलाइवा के फंक्शन की बात करें तो सलाइवा जो है प्रोटेक्ट करता है, हमारे दांतों को भी प्रोटेक्ट करता है, ईसोफेजियल म्यूकोसा को भी प्रोटेक्ट करता है ना। ईसोफेगस मतलब आपके फूड पाइप को, मतलब वो सलाइवा जाता है, उस पर एक लेयर चढ़ जाती है, ठीक है। तो इन सबको ये एक तरह से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो सलाइवा का जो फंक्शन है वो रिलेटेड है डाइजेशन इन द अपर गेट। अपर गेट का मतलब जो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से मतलब स्टमक से जो ऊपर वाला पार्ट है, फूड पाइप हो गया, फेरिंग्स हो गया, माउथ कैविटी, तो इनमें डाइजेशन में हेल्प करता है ना। फूड को टेस्ट सब्सटेंस के साथ डिसॉल्व करने में मदद करते हैं, लिक्विड की तरह होती है लार, ठीक है। तो ये सारा काम है, बैक्टीरियल मैटर को खत्म करता है, लाइजोजाइम के थ्रू करवाता है ना, ये सारे काम है। लुब्रिकेट करता है, लुब्रिकेशन, मान लो सलाइवा मुंह सूख गया तो खाना नहीं खाया जाता ना, लुब्रिकेशन जरूरी है। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ द सलाइवा, है ना। स्वलोइंग, खाने को गटकने में भी और स्पीच बोलने में भी सलाइवा के कहीं ना कहीं हद है, यूज है। अगर मुंह सूखा रहेगा तो बोलने में कभी मन नहीं करता है ना। तो ये सारी चीजें हैं, दीज आर द फंक्शन ऑफ सलाइवा। अब हम देखते हैं कि बेटा माउथ कैविटी में हमारी दो चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, ठीक है। एक तो दांत है, सुंदर सुंदर दांत, और एक हमारी जीभ। इनके बारे में भी आपको नॉलेज लेनी है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं माउथ कैविटी के अंदर दो चीजें हैं, तो डेंटल फॉर्मूला है ना। जो दांत की अगर हम बात करें तो हमारे मुंह में बेटा 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। अब तुम कहोगे सर ये आधा जबड़ा क्यों बनाया है, क्योंकि ये 4 ही प्रकार के होते हैं। अगर मैं इसको पूरा जबड़ा बना के दिखाऊं, आपको पूरा जबड़ा बना के दिखाऊं, तो जैसे मान लो ये जबड़ा है, ऊपर वाला बनाते हैं भाई, है ना, ऊपर वाला जबड़ा। तो आगे जो है बेटा, अब इस जबड़े को ना तुम आधा आधा बांट दो, यहां से मान लो मैंने आधा आधा जबड़ा बांट दिया है, आधा आधा, तो जो कॉपी इधर मारूंगा ना वही सेम चीज इधर भी होगी, याद रखेंगे। तो अगर आधा जबड़ा इधर बनाए तो सेम चीज उठा के यहां भी फिट कर दो, वो हो जाएगा, ठीक है। तो 4 प्रकार के दांत हैं, देखो भाई। तो पहला दांत है, नीले कलर के दांत बनाते हैं हम थोड़े, ये 2 दांत होते हैं इंसीजर। फिर एक पैना सा दांत होता है, तुम जीभ से भी टच कर लो, यहाँ पे एक इधर भी होता है, एक इधर भी होता है, इधर ऐसी सेम नीचे वाला, ऊपर और नीचे वाला जबड़ा सेम होता है, ठीक है। तो एक पैना सा दांत होता है, जो जितना नॉनवेज खाता है उसका उतना पैना होता है, इसे बोलते हैं कैनाइन। फिर होता है बेटा 2 प्री मोलर, ये प्री मोलर, और फिर ये प्री मोलर और मोलर ना दिखने में एक जैसे होते हैं, और फिर ये होते हैं भैया 3 मोलर, ठीक है। इनका नामकरण कर देते हैं। तो दीज आर द इंसीजर, ये होता है कैनाइन, ये पीएम प्री मोलर, और ये 3 जो होते हैं मोलर। तो मोलर और प्री मोलर इनका काम होता है चबाना, चबा जाओ सब कुछ जो भी आए चबा जाओ मुंह में, है ना। कैनाइन मतलब चीड़ फाड़ कर दो, चीड़ फाड़ कर दो भैया, ठीक है। चीड़ फाड़ ही लिख देता हूं मैं, चीड़ फाड़ कर दो बेटा।
तो ये जो नॉनवेज वगैरह इलास्टिक जो थोड़ा ऐसा खाना होता है उसको काटने वगैरह में, खींचने फाड़ने में यूज होता है। इंसीजर का काम होता है, सीजर सुना, कैंची, सो सीजर से इंसीजर बना है ना, तो ये काटना बाइट वगैरह करने में काम आता है, ठीक है। तो ये इसका यूज है। सेम कॉपी इधर होती है। तो अगर आप इधर देखोगे, इधर ध्यान से देखोगे, यहीं आते हैं, तो दो आपके क्या हो गए इंसीजर, दो हो गए इंसीजर, ठीक है, एक हो गया कैनाइन, दो हो गए प्रीमोलर और तीन हो गए मोलर। तो 2 1 2 3, तो टीथ फॉर्मूला क्या है, 2 1 2 3, सेम ऊपर सेम नीचे, है ना। तो ये आधा बनाया ना, तो इसका डबल करना पड़ेगा हमें। तो जैसे अगर मैंने लिखा टीथ फॉर्मूला 2 1 2 3 अपॉन में 2 1 2 3, तो ये कितना हो गया बेटा, 8 हो गया कि नहीं हो गया, ये बताओ पहले, ये कितना हो गया, 8, है ना। आधे जबड़े में 8, इधर भी 8 होंगे, तो 8 दूना, सेम नीचे भी हो गया, 8 × 2, तो कितना हो गया, 16 16 16 16 32। टोटल दांत कितने हो गए भैया, 32 दांत होते हैं। तो एक इंसान जो होता है उसमें 32 दांत होते हैं बेटा, है ना। तो ये चीज़ याद रखेंगे। ये अलग अलग जानवरों के और बाकी इंसानों के ये टीथ फॉर्मूला है, याद कर लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ठीक है। तो ये आप अलग अलग जानवरों के क्या बेटा टीथ फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब जैसे जीभ होती है, जीभ का काम क्या है, टेस्ट वेस्ट करना काम है, हड्डी तो होती नहीं इसमें। तो बेटा जीभ में जो आगे वाला पार्ट है वो स्वीट टेस्ट दिखाता है, साइड वाला सॉल्टी होता है, बगल वाला सॉर टेस्ट होता है और पीछे वाला कड़वा होता है। तो कई बच्चों को जैसे दवाई खानी होती है तो बिल्कुल पीछे रख लेते हैं, है ना। पीछे रखने से क्या फायदा, वहां तो कड़वा टेस्ट, आगे रखो ना, ठीक है। तो आगे वाला पार्ट स्वीट और सॉल्टी के लिए होता है, साइड वाला खट्टे के लिए और इधर वाला बिटर के लिए। बीच वाले पार्ट में टेस्ट बड बहुत ही कम होती हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप जीभ को थोड़ा शीशे में देखोगे ना आगे ऐसे निकाल के, तो इस तरह से दाने दिखाई देंगे, छोटे बड़े दाने। तो इसमें टोटल देखा जाए तो 4 प्रकार के दाने होते हैं। एक तो होता है सर्कमवैल्टले पैपिले। सर्कमवैल्टले पैपिले जो है सबसे बड़े स्पोर्स होते हैं जो पीछे की तरफ होते हैं, इनकी संख्या थोड़ी सी होती है। फिर आता है फॉलिएट पैपिले। फॉलिएट पैपिले भी पीछे की तरफ होते हैं, वो भी नहीं दिखाई देंगे भाई मुंह फाड़ने पे। ये 3 इधर होते हैं और 3 इधर होते हैं ऐसे, ठीक है। और देखें तो आगे की तरफ ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये ऐसे साइड में, ये साइड में जो पार्ट है इसको हम कहते हैं फंजीफॉर्म पैपिले। इसे हम क्या कहते हैं, फंजीफॉर्म पैपिले। और बीच में जो होता है फिलीफॉर्म पैपिले होता है। तो पैपिले याद करना, सर्कमवैल्टले पैपिले पीछे, फॉलिएट पैपिले जो है साइड में, ठीक है। बीच में कौन सा होता है, फिलीफॉर्म, बीच का भरने का, फिल करने का, है ना, फिलीफॉर्म हो गया। और साइड में क्या होता है, फंजीफॉर्म पैपिले, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग ये पैपिले होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये टेस्ट में भी आपका सहायक होते हैं, टेस्ट बड्स के लिए भी सहायक होते हैं। तो फिलीफॉर्म पैपिले जो है, देखते चलना भाई, फिलीफॉर्म पैपिले का है बीच वाला। तो सबसे ज्यादा संख्या किस पैपिले की है, बीच वाले की है ना। तो लार्जेस्ट नंबर होता है इसका, है ना। तो छोटे तो होते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इनकी जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। प्रोवाइड्स द मोस्ट ऑफ द बम्पी अपीयरेंस होता है, सबसे ज्यादा संख्या होती है इनकी। और इसमें कोई टेस्ट बर्ड नहीं होता है ना, हैव नो टेस्ट फंक्शन, इनका कोई टेस्ट फंक्शन का काम नहीं है, बस ऐसी है, भर दिया बस, ठीक है। फंजीफॉर्म पैपिले साइड में थे, है ना, यहाँ पे ये पूरा आगे वाला जो स्ट्रक्चर था, ये आगे से, और जो साइड में स्ट्रक्चर है वो फंजीफॉर्म पैपिले है। दिस वन, दिस इज द फंजीफॉर्म, दिस वन यू शेप्ड, दिस इज फंजीफॉर्म पैपिले, ठीक है। तो फंजीफॉर्म पैपिले की बात अगर हम करें बेटा, फंजीफॉर्म पैपिले की अगर हम बात करें, ठीक है, फंजीफॉर्म पैपिले की अगर हम बात करें, जस्ट अ मिनट। सो फंजीफॉर्म पैपिले जो है मशरूम शेप होता है, इनका डायमीटर 1 mm होता है ना। दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड मोस्ट डेंसली एजिस पे होते हैं, आगे की तरफ होते हैं, ठीक है। तो एवरेज जो होता है इसमें 6 टेस्ट बर्ड होते हैं पर पैपिला। एक पैपिले में 6 टेस्ट बर्ड इसमें होते हैं फंजीफॉर्म पैपिले में। तो अच्छे खासे टेस्ट बर्ड भी ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फॉलिएट पैपिले फोल्ड की तरह होते हैं, पीछे की तरफ, है ना, फॉलिएट पैपिले होते हैं, ठीक है। लोकेटेड ऑन द रियर ऑफ द टंग लेटरल टू द सर्कमवैल्टले पैपिले, ठीक है। सो कहाँ पर होते हैं, जहाँ पे माउथ टंग से अटैच होता है, पीछे की तरफ होते हैं, ठीक है। सर्कमवैल्टले पैपिले सबसे पीछे होते हैं, ठीक है, जहाँ पे बिटर टेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें बस पैपिले के नाम याद रखने, ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ईसोफेगस या फूड पाइप की। फूड पाइप या ईसोफेगस, तो फूड पाइप की बात करें, फूड पाइप कुछ इस तरह से होता है ना। तो फूड पाइप जो है ना ऐसे बिल्कुल सटे हुए होते हैं, इस टाइप से सटे हुए होते हैं आपस में, ठीक है। तो इसमें जब ऐसे ऐसे खाना एंटर करता है तो एक वेव लाइक मोशन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से खाना एंटर करा तो ऐसे वेव लाइक मोशन बनेगा,
है ना, ये चार पार्ट सट गया, अब ऐसे आया, ये पार्ट सट गया, ऐसे आया, ठीक है। मतलब हमेशा ऐसे वेव नहीं रहेगा, जैसे खाना अगर यहाँ पर है तो यहाँ पे फूल जाएगा, यहाँ पहुंचा तो यहाँ पिचक जाएगा, फिर यहाँ फूल जाएगा, समझ गए। खाना जैसे यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ फूल जाएगा और यहाँ फिर पिचक जाएगा, ऐसे। तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस मोशन को कहते हैं पेरिस्टलिसिस मोशन। दिस इज द पेरिस्टलिसिस मोशन इन द फूड पाइप, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो पेरिस्टलिसिस मोशन है, जैसे अब मैं सिंपल फूड पाइप बना देता हूं, तो फूड पाइप के दोनों तरफ ना ऐसे ऐसे छोटे 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 पोर्स होते हैं भैया, छोटे 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 पोर्स होते हैं। तो ये म्यूकस ग्लैंड होती है, वैसे म्यूकस ग्लैंड हमारे स्टमक में भी है। तो म्यूकस ग्लैंड जो है एक लेयर बना लेती है किस पे, फूड पाइप पे, म्यूकस की एक लेयर बन जाती है। तो जैसी खाना आया तो वो म्यूकस से लुब्रिकेट हो गया, मतलब फ्रिक्शन फोर्स को कम कर देती हैं। जो म्यूकस है फूड और फूड पाइप के बीच में जो लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है वो कम कर देती हैं। तो म्यूकस जो होता है भैया वो फूड पाइप में क्या काम करता है, एज अ लुब्रिकेंट काम करता है। किसका काम करता है, एज अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होते हैं, जो किसी दो सतह के बीच के फ्रिक्शन फोर्स को, घर्षण बल को कम कर दे, उसे लुब्रिकेंट कहते हैं, स्नेहक कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ फूड पाइप, है ना। फूड पाइप में ऐसे खाना जाता है इस टाइप से इजीली, और फिर यहाँ से स्टमक में चला जाता है। अच्छा, तो जैसे स्टमक में जाता है, स्टमक में जाने से पहले यहाँ पे ना भैया दो मांसपेशियाँ ऐसे 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 मांसपेशियाँ होती है, यहाँ पे भी बना रखी हो आपको, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। सो एक यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रही है ना अंदर की तरफ ये पाइप है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये पाइप अंदर की तरफ है, ऐसी यहाँ पर भी ये पाइप जो है अंदर की तरफ होता है। इन मांसपेशियों को बेटा हम क्या कहते हैं, स्पिंचर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्पिंचर्स कहते हैं। स्पिंचर क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। जो जैसे खाना यहाँ घुस गया, अब इस खाने को ऊपर आने नहीं देंगी, ये उसे रोक लेंगी, स्पिंचर्स होते हैं। तो स्पिंचर्स बेसिकली अगर हम बात करें कैसे होते हैं, जैसे ये बेटा फूड पाइप है, ऐसे स्टमक हो गया, है ना, ये स्टमक हो गया। तो यहाँ पर क्या होती हैं बेटा, स्पिंचर्स होती हैं, ये दिस वन। एक स्पिंचर यहाँ लगा देता हूँ और एक स्पिंचर यहाँ, ठीक है, ये ऐसे स्पिंचर है, दिस वन। तो भैया इस तरह का कोई आकृति अगर रहेगा, आप खुद बताओ, तो यहाँ अगर खाना है तो खाना आराम से आ तो जाएगा, लेकिन अगर खाने को ऊपर जाना होगा तो ऐसे यूं मुड़ जाएंगी वो, ठीक है, तो वो ईजिली नहीं जा पाएगा। तो ये रिफ्लक्स बैक को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब पेट का खाना मुंह में ना जाए, ठीक है, इस चीज़ को ये बचाती हैं स्पिंचर्स, ठीक है, ये स्पिंचर्स होती हैं, ये बात याद रखेंगे। तो खाना यहाँ पे घुस चुका है, तो इस मोशन को हम बेसिकली क्या कहते हैं, पेरिस्टलिसिस कहते हैं, याद रखना। पेरिस्टलिसिस मोशन अकर्स इन द फूड पाइप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो भैया कुछ बंदों को दिक्कत है, कई बंदों का, जो अब सबको पता है हमारे स्टमक में कौन सा एसिड होता है, HCl होता है, HCl है। ये बेटा नॉर्मल मैन है, हेल्दी पर्सन है, ये दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है हेल्दी पर्सन है। अब ये जो तुम्हें पानी सा दिख रहा है, भाप सा उठता हुआ, ये HCl है, अपना HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इतना तगड़ा होता है ना, अगर हाथ पे गिर जाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे स्पिंचर है, ये ऐसे स्पिंचर होती है, ठीक है। अब जो हेल्दी पर्सन उसका स्पिंचर ऐसे बंद हो जाता है, खाना अंदर आया बंद होगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का एसिड ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन जो ज़्यादा तेल मसाले खाते हैं तो उनमें ज़्यादा एसिड बनता है, उनके पेट में ज़्यादा एसिड बनेगा, तो बार बार ये रिफ्लक्स मारेगा, ऊपर की तरफ रिफ्लक्स मारेगा। तो रिफ्लक्स मार, जब बार बार ऐसी चीज़ होगी तो ये स्पिंचर जो है यहाँ से ढीला पड़ जाएगा और ये एसिड यहाँ पर आने लगेगा, है ना। तो इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, GERD, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज कहते हैं, GERD कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, अपना एसिडिटी वाला खाना नहीं खाना है, नॉर्मल खाना खाना है, ठीक है। सो दिस इज काम की बात, याद रखना, ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, GERD की फुल फॉर्म गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज इसको बेटा कहा जाता है, ठीक है। तो इट इज एसोसिएटेड विद स्टमक एज वेल एज फूड पाइप, ये बीमारी स्टमक और फूड पाइप से संबंधित है, ठीक है। अब भैया फूड पाइप के बाद खाना कहाँ आएगा बताओ, फूड पाइप का खाना हमारे स्टमक में आ गया, यहाँ से खाना निकला स्टमक में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। स्टमक में क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या छोड़ती हैं, गैस्ट्रिक जूस छोड़ती हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं बेटा, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है और गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, ठीक है, ये एंजाइम होते हैं। रेनिन क्या करता है, मिल्क को डाइजेस्ट करता है ना। मिल्क के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है बेटा, कैसीन, ठीक है। तो एक करके पढ़ते हैं इनको जरा। तो पहले जैसे खाना यहाँ गया, तो हमारे स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, हमारे स्टमक में 3 भाग होते हैं, एक तो फंडस, एक कॉर्पस और एक पायरोलस, है ना। इस तरीके से 3 भागों में हमारा स्टमक बटा हुआ है, ठीक है। तो
इसको जरा ध्यान से देखते हैं बेटा। अगर मैं एक स्टमक बनाता हूं, जैसे ये स्टमक है, ठीक है। अब खाना यहां से एंटर करा, तो जहां से खाना एंटर करता है ना, ये वाला पार्ट है, जैसे ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को कहते हैं कार्डियक पार्ट, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है ये फंडस होता है। यहाँ पे खाना जाता नहीं है यहाँ पर। तो स्टमक के किस भाग में खाना नहीं होता वो फंडस पार्ट या फंडिक कहा जाता है। ये जो नीचे वाला हिस्सा, ये वाला है ना, ये वाला जो हिस्सा है ना नीचे वाला, जहाँ से खाना बाहर निकल रहा है, जहाँ से खाना एंटर कर रहा है वो कार्डियक है ना। फूड एंटर करता है यहाँ से, फूड एंटर कार्डियक। ये वाला पार्ट जो होता है वो उसे कहते हैं पायरोलिक क्या कहता है, फूड एग्जिस्ट करता है यहाँ से, खाना यहाँ से भैया बाहर निकलता है। और फंडस में कोई भी खाना नहीं होता है, क्योंकि वो थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, नो फूड। हाँ, ज़्यादा खा लिया तो एसिड वहाँ तक पहुँच जाएगा, वो बात अलग है। नॉर्मली जो हेल्दी पर्सन है वहाँ फूड नहीं जाएगा। ये जो पार्ट है दिस इज नॉन एज द, मतलब ये बॉडी है किसकी, स्टमक की। ये बीच वाला पार्ट है बॉडी, जिसे कॉर्पस भी कह सकते हो, कॉर्पस, ठीक है। अब यहाँ समझ आएगा, ये कॉर्पस है, ये फंडस है, ये कार्डियक है, और ये पायरोलस या पायरोलिक पार्ट इसे हम कहेंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको स्टमक के पार्ट्स बता दिए। अब मैं बता रहा हूँ स्टमक में क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जो गैस्ट्रिक जूस छोड़ती हैं। गैस्ट्रिक जूस में 3 एंजाइम होते हैं। पैप्सिन का काम क्या होता है, फूड के प्रोटीन को पचाना, फूड प्रोटीन को पचा देती हैं भैया। रेनिन का काम क्या होता है, जो भी हम जब दूध खाएंगे, दूध पिएंगे, दूध से बनी हुई चीज़ खाएंगे तो उसके प्रोटीन को पचाना है ना। केसीन प्रोटीन होता है ना, तो मिल्क प्रोटीन को पचाता है। मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है, केसीन। तो रेनिन क्या करता है, केसीन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, पैराकेसीन में। पैराकेसीन भी एक प्रोटीन है जो दही में पाया जाता है ना। तो जिस बच्चों में रेनिन की कमी होती है उन्हें दूध नहीं पचता, दूध डाइजेस्ट नहीं होता। गैस्ट्रिक लाइपेज में क्या होता है, फैट डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी बातें हैं, ठीक है। तो जो ये चीज़ें हैं बेटा, अब इसमें HCl भी सीक्रेट होता है। तो HCl स्टमक के अंदर जो HCl सीक्रेट करता है वो कौन करता है, कौन सी सेल्स करती है, ऑक्सीनेटिक सेल करती हैं। कौन सी सेल करती हैं बेटा, ऑक्सीनेटिक सेल्स जो है स्टमक के अंदर HCl को सीक्रेट करती है। कौन सी, ऑक्सीनेटिक, याद रखेंगे, ऑक्सीनेटिक सेल जो है, ठीक है। जैसे और भी कुछ सेल, जैसे म्यूकोस सेल होती है, सरफेस म्यूकोस सेल, तो ये क्या करते हैं, म्यूकस सीक्रेट करती हैं, जो कि एक लेयर बना देता है, म्यूकस की एक लेयर बनाती हैं ये सेल्स, है ना। तो ये जैसे म्यूकस की एक लेयर हो जाती है किस पर, वॉल्स ऑफ स्टमक पर। तो ये म्यूकस क्या करता है, HCl से स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है। ये काम हो गया। पैराइटल सेल का काम क्या है, पैराइटल सेल जो होती हैं, या पैराइटल सेल को बेटा ऑक्सीनेटिक सेल भी कहते हैं, याद रखेंगे। पैराइटल सेल को क्या कहते हैं, ऑक्सीनेटिक सेल भी कहते हैं। ये HCl को सीक्रेट करती हैं, याद रखेंगे। चीफ सेल, पेप्टिक सेल या जाइमोजेनिक सेल, ये जो सेल हैं इन एंजाइम्स को बनाती हैं। पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, इनको बनाने का काम करती हैं, या रेनिन को बनाने का काम करती हैं। तो चीफ सेल जो है इन एंजाइम को बनाती हैं। पैराइटल सेल या ऑक्सीनेटिक सेल क्या करती हैं, HCl को सीक्रेट करती हैं। और जो म्यूकोस सेल होती है वो म्यूकस बनाती है, जिससे HCl का जो इफेक्ट है वो इसके दीवारों पर नहीं होता स्टमक के। अच्छा, हमारे स्टमक का जो pH होता है वो जनरली 1.2 होता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी बातें हमने देखी, समझी, पढ़ी, ठीक है। इसी के साथ ये पार्ट्स एंड करते हैं। नाउ टेक योर टाइम एंड जय हिंद दोस्तों।